जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। मैं पुनः उपस्थित हूँ नए जोश उमंग के साथ। आशा आप जहाँ होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ कमेंट पे आधारित जो प्रश्न हैं उस पर हम वीडियो लाए हैं। चूँकि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कमेंट के माध्यम से बहुत सारा कमेंट किए हैं और उनके मन में ऐसा संशय है या दुविधा का है या कन्फ्यूज है। चूँकि उनको भावी शिक्षक बनना है, जिसकी विज्ञप्ति 7वीं चरण शिक्षक बहाली की जिसकी विज्ञप्ति जुलाई के लास्ट का है या अगस्त के प्रथम वीक में आपको आने की संभावना है। तो सही बात है, मन में संशय तो होगा ही और इस पर आधारित मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, लेकिन आज का जो वीडियो है उससे भी हॉट है और मुख्य बिंदु पे है। चूँकि हमारे पास लगभग 1000 कॉल आते होंगे बिहार राज्य से, प्रत्येक जिला से, सभी का अलग अलग समस्या है, लेकिन उस सभी को मैं कॉमन पॉइंट बना के जो ज़्यादा पूछा जा रहा है उस पर मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं। इसलिए बना दूं चूँकि शायद ऐसे भी अभ्यर्थी है जिनको शायद वो नहीं पूछ पा रहे होंगे या जो हमारे वीडियो को नहीं देख पाते होंगे, हम उनके पास नहीं पहुंच पाएँ। तो इसीलिए आप जितने भी प्रश्न लाए हैं उससे अपने आप को टैली कीजिएगा, ठीक है। और हम सोच रहे थे आप लोग के बीच लाइव आवे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लाइव आप लोग कहिएगा तो लाइव आएंगे। अभी हमको पता नहीं कि लाइव कैसे आते हैं, तो इसको पहले सीखेंगे तब आएंगे। चलिए आप चलते हैं प्रश्न पे। ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो हमारे प्यारे अभ्यर्थी को परेशान कर रहा है, ठीक है। चलिए पहले यहाँ देख लीजिए, नंबर लिखा हुआ है 6207257373। ये मेरा पर्सनल ऑफिशियल नंबर हुआ। आप इस पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए ऊपर में टॉपिक में लिखे हैं कि 7वें चरण में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसका 2 मतलब होता है कि जो 7वां चरण शिक्षक बहाली आने वाला है उसमें ऐसे कौन अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए योग्य है, तभी तो अप्लाई करेंगे। और उसका मैंने वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुका अपने चैनल पे। तो आप देखिए ऐसे क्या क्या टॉपिक है जो बच्चे को परेशान करता है। पहला बीएड और डीएलएड से संबंधित। पहले तो ये आप जान लीजिए, डीएलएड जो होता है, डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपको करने के लिए 10+2 यानी इंटर के बाद होता है। कब होता है ये आपको भी पता है, इंटर के बाद डीएलएड करता है अभ्यर्थी लोग। क्यों? 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए, मूल कोटि का शिक्षक बनने के लिए बच्चे लोग डीएलएड करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई विद्यार्थी अगर डीएलएड किए हुए हैं और साथ में साथ में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं? ग्रेजुएशन भी किए हैं, डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, तब वही अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, मात्र इंटर के बाद डीएलएड किए हैं, तब वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। और डीएलएड के साथ में अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो वो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आप समझ गए डीएलएड के बारे में। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, बीएड जो है, बीएड कब किया जाता है? ग्रेजुएशन के बाद। कोई अभ्यर्थी अगर बीएड करना चाहता है तो उसको पहले ग्रेजुएशन मांगता है, क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन के बाद वो बीएड करता है तो बीएड का 2 फायदा होता है। आप 1 to 5 में भी शिक्षक बन जाते हैं और साथ में 6 to 8 के लिए भी शिक्षक बन सकते हैं, यानी दोनों में एलिजिबल है। लेकिन डीएलएड वाला में क्या था, आप 1 to 5 के ही शिक्षक बनेंगे। लेकिन जो हम बोले क्यों, लेकिन अगर साथ में अगर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिए हैं तब आप 6 to 8 में भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं, बहुत से अभ्यर्थी का ये प्रश्न है कि सर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है बीएड वालों का कि बीएड वाले 1 to 5 का शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ऐसा मन में संशय है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 6ठा चरण का जो बहाली हुआ था उस समय भी कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन ये बिहार सरकार पे अधीन है। बिहार सरकार ने बीएड वाले को भी 1 to 5 में लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज भी हम बोल रहे हैं 110% आपको हम बोल रहे हैं कि बीएड वाला फिर से 1 to 5 में भी एलिजिबल है और 6 to 8 में तो एलिजिबल है ही, लेकिन वो 1 to 5 में भी एलिजिबल है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग मन से ये दुविधा निकाल लीजिए। चलिए अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे, सीटेट और बीटेट से रिलेटेड। पहले ये बता दें, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी खासकर कन्फ्यूज है। मान लीजिए वो सीटेट की है, क्या की है? सीटेट।
तो आपको मैं बता दूं सीटेट जो होता है ये किसका होता है, सेंट्रल होता है, केंद्र का। इसको केंद्र संचालन करता है। इसका मतलब ही होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और आपको पता है इसका भी केंद्र में तो अलग नियम है, कितना मार्क्स लाना चाहिए, जनरल वाले को इतना, ओबीसी वाले को इतना, वो बना हुआ है, ओबीसी वाले को इतना, जो भी है उसका अलग है। लेकिन आप बिहार राज्य के शिक्षक बनने वाले हैं तो उसका अलग नियम है। बिहार राज्य में क्या कहा गया है कि आपको जैसे जनरल है तो जनरल वाले को तो आपको लाना ही है 90 नंबर, लेकिन आपको जनरल में महिला कोई अभ्यर्थी है, महिला, उसको 82 पे ही हो जाएगा। समझिए बात को, 82 नंबर किसके लिए है, जनरल महिला के लिए बिहार में। अब वही ओबीसी में है, ओबीसी में तो केंद्र में इसको 82 पे ही माना जाएगा सिलेक्शन, और स्टेट में भी यानी कि बिहार राज्य में भी उसको 82 पे ही। ओबीसी में महिला हो या कोई हो, ओबीसी वाले को 82 पे ही सिलेक्शन है। और एससी एसटी को बिहार राज्य में आपको सिलेक्शन होगा वो 75 पे ही हो जाएगा। कितना पे, 75 या उससे ऊपर। और जो पीएच है, हैंडीकैप्ट है, उसको भी 75 पर। समझ में आया। जनरल महिला के लिए बिहार में 82 पे, और ओबीसी में कोई हो, महिला पुरुष कोई हो, उसको 82 नंबर चाहिए, यानी उससे ऊपर 82.5 चाहिए, यानी 82 से ऊपर चाहिए। आप ये समझ लो। एससी एसटी को 75 या उससे ऊपर चाहिए। अब जो भी नोटिफिकेशन आवे, लेकिन इतना पिछले बार जो बहाली हुआ था उसमें ऐसे ही चला था। ठीक है, तो 3 आपको होना है, बीएड या डीएलएड किए हो, इसके बाद आपको सीटेट पास होना अनिवार्य है, और नहीं तो बीटेट। कुछ विद्यार्थी बीटेट भी दिए हैं, तो बीटेट होता है बिहार सरकार का, बिहार राज्य सरकार का शिक्षक पात्रता परीक्षा है बीटेट। ठीक है, तो बीटेट वही हुआ, बिहार सरकार का हुआ, वही नियम इसमें भी है। अब चलते हैं इसकी वैधता क्या, सीटेट या बीटेट का। तो आप जान लीजिए सीटेट और बीटेट का जो वैधता है अब हो गया लाइफ टाइम, यानी जीवन भर इसकी वैधता हो गई। आप कभी भी पास किए हो सकता है कुछ विद्यार्थी, एक सेकेंड, चलिए माफ़ी चाहेंगे, कॉल आ गया था। हम कहाँ पर थे, सीटेट और बीटेट की वैधता तो कब तक हो गया, लाइफ टाइम, जीवन भर। या आप बीटेट आपको पता होना चाहिए, बीटेट 2 बार हुआ है अभी तक, एक 2011 में हुआ था, एक 2017 में हुआ है। तो आपके मन में ऐसा क्या 2011 वाला फॉर्म भर सकता है क्या भाई? आपको सीधी दिमाग में आप लगा लीजिए कि मैंने क्या बोला, सीटेट हो या बीटेट हो, अब उसका जीवन भर वैलिड हो गया है। तो 2011 वाला हो या 17 वाला हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, उसका जीवन भर बीटेट की वैधता रहेगी। ठीक है, उसी प्रकार सीटेट है, मान लीजिए कोई सीटेट है, सीटेट उसकी भी वैधता। और सीटेट की शुरुआत कब हुआ था, 2011 ईस्वी में पहला एग्ज़ाम हुआ था, सीटेट वाले ने कंडक्ट करवाया था, लेकिन उसकी भी वैधता अब लाइफ टाइम हो गया है। चलिए आप चलते हैं, कुछ का प्रश्न था कि सर ये जो सीटेट दिसंबर जो अभी एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, सीटेट जो एग्ज़ाम लिया था ये दिसंबर में लिया था, दिसंबर 2021, और जिसका जनवरी तक चला था। दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, 21 के दिसंबर में, और जनवरी तक चला था। क्या वो जो ये सीटेट पास किए दिसंबर वाला, क्या वो एलिजिबल है, योग्य है? ये जो 7वां चरण की जो बहाली आएगी बिल्कुल योग्य है। चूँकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये नियम होता है, जब भी आपको विज्ञप्ति आएगा, नोटिफिकेशन आएगा किसी भी बहाली का, आप किसी भी जॉब में जावे, जब उसका नोटिफिकेशन आता है, उससे पहले कोई भी कोर्स किए हुए हैं उस बहाली के रिलेटेड जो बहाली में चाहिए, अगर नोटिफिकेशन से पहले कंप्लीट है आपका, तो आप वैलिड है, आप योग्य है। तो अभी तो बहाली आया नहीं 7वां चरण का, आने वाला है, और उससे पहले आप सीटेट पास है तो आप योग्य है। समझ में आ गया। अब चलते हैं 6ठा पॉइंट पे। कुछ का प्रश्न था आधार कार्ड से रिलेटेड, खासकर महिला अभ्यर्थी जो है उन्होंने प्रश्न पूछा है कि सर जो मेरा आधार कार्ड है, इसको समझिए आप, महिला अभ्यर्थी के लिए आधार कार्ड जो है उसमें पिता, जो हम आधार कार्ड को, चूँकि उसकी शादी हो चुकी है, और जब शादी हो जाता है किसी महिला का तो उससे पहले तो उसके पिता का नाम रहता है आधार कार्ड में, लेकिन वो सुधार करवा ली तो उसमें अब उसका पति का नाम है आधार कार्ड में पिता के जगह पे, तो क्या उसको छांट दिया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं आपको छांटा जाएगा, क्योंकि 6ठा चरण में भी बहाली में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो ऐसे महिला आप ना घबराएं कि हमारा आधार कार्ड में पति का नाम है, कोई दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज़
110%, घबराइए नहीं, 110% कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं एक चीज़ और, इस बार जो 7वां चरण जो आने वाला है, 7वां चरण की जो बहाली आएगी उसमें पहले ये जान लीजिए, मैंने लिखा बिहार का मूल निवासी हो, हाँ बिल्कुल सही है, उसको बिहार का मूल निवासी होना होगा। मूल निवासी का मतलब वो मूल निवासी होना होगा, यानी उसका जो आवासीय होगा बिहार का होगा, और साथ में कैसा आवासीय, परमानेंट, अस्थाई होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, आवासीय होना होगा, ये नियम है। और इस बार का जो बहाली होगा ऑनलाइन होगा, इसी पे काम चल रहा है, और साथ में सेंट्रलाइज्ड होगा। सेंट्रलाइज्ड का मतलब हुआ आप एक तो ऑनलाइन फॉर्म का फिल करेंगे, ठीक है, और एक ही जगह से आप फॉर्म फिल करके आपको जो भी जिला सिलेक्शन का मौका दिया जाएगा, अभी साइट आने दीजिए उसका, वो विज्ञप्ति जैसी आएगा पता लग जाएगा। तो ये सब प्रश्न थे जो बहुत सारे अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए था। लगभग जितने भी अभ्यर्थी हमको कमेंट किए हैं सभी का कॉमन प्रश्न निकाल के आपके सामने हम ये सब मेन प्रश्न लाए हैं, जिस बिंदु पर मुझे लगा कि बात करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें फिर से, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूछते हैं सर हमारे पापा का नाम में गलती हो गया, ठीक है, मेरे पापा के नाम में या माता के नाम में गलती हो गया है, या सर मान लीजिए मेरा नाम राकेश है, ठीक है, सर्टिफिकेट में लिखा गया RAK, ई छूट गया, यहाँ पे ई छूट गया, SS लिखा गया है, तो सर लेटर छूट गया, कैसे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत संशय बना हुआ है। आज भी सचिवालय सब इसी को लेके गए हुए हैं कि परेशानी को लेके सब, कि बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब माता पिता या एड्रेस में गलती ऐसा कुछ है, या सीटेट में क्या हो गया है, सीटेट के डिग्री में क्या हो गया, कहीं कहीं पे मेल के जगह पे उसको फीमेल कर दिया है, ऐसा मिस्टेक है, ठीक है, ऐसा भी हुआ है। वो कैटेगरी चुना है OBC, मान लीजिए आप OBC से आते हैं, अब वहाँ आ गया आपका जनरल, ऐसा मिस्टेक है, तो आप क्या कीजिएगा। तो आपको मैं बता दूं, इसी पे बात चल रहा है, अभी आप लोग नहीं घबराइए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, हम लास्ट बात यही बोलेंगे। और सुधार करवा सकते हैं बोर्ड ऑफिस से, तो आप जाइए और बोर्ड ऑफिस से सुधार करवाइए। अगर नहीं होता है तो लास्ट उपाय तो आपका है ही है, क्या है, एफिडेविट, यानी जिसको बोलते हैं शपथ पत्र। क्या बोलते हैं, शपथ पत्र के माध्यम से पिछले बार जो 6ठा चरण हुआ था उसमें सब ऐसी अपने गलती को शपथ पत्र के माध्यम से दिए थे, लेकिन इस बार ऑनलाइन होगा। तो अभी सरकार का पता नहीं क्या रवैया रहता है, आप देख लीजिए, पहले आप आने दीजिए नोटिफिकेशन, जुलाई के लास्ट में आने दीजिए, जो भी कुछ होगा नोटिफिकेशन के बाद इस पर सुधार किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो बनाएंगे आपको आपके पास जल्दी से पहुंच जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको मेरा वीडियो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है, आपको लगे तो प्लीज़ उसको भला कीजिए। आप ये मन में नहीं सोचें, चूँकि विद्यार्थी के मन में होता है हमसे कोई ज़्यादा नहीं जान ले, ऐसा होता है, लेकिन नहीं, उसको आप मदद कीजिए। मदद कैसे, पैसों से नहीं, आजकल वीडियो के माध्यम, मान लीजिए कोई टीचर बनने वाला है, अगर उसको लगता है ज़रूरत है तो मेरा वीडियो उसको सेंड कर दीजिए, शायद उसके काम आ जाए। तो ऐसे मदद कीजिए, आप दूसरे का भला कीजिएगा तो आपका भी भला होगा, ये सच्चाई है। तो आप लोग मन में कोई गलत भावना ना लावे किसी के प्रति, ठीक है। चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।